2026 में रूस से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रूस को आप पर पहले हमला करने न दे, पहले ही पहल करे और रूसी खतरे को उस समय से पहले ही खत्म कर दे जब उसे आपको कोई नुकसान पहुंचाने का मौका मिले। एक ऐसी दुनिया में जहां निरोधक क्षमता 21वीं सदी की शुरुआत से कम प्रभावी लगती है, पहले हमला करना खुद पर हमला होने से बेहतर है। कम से कम यही जर्मनी का नया तरीका है। एक ऐतिहासिक कानूनी फैसले में जर्मनी ने अपनी जासूसी एजेंसी को यह अधिकार दिया है कि वह रूस पर हमला कर सकती है, इससे पहले कि रूस जर्मनी पर हमला करे। पूर्व निवारक हमले शुरू किए जाने वाले हैं, लेकिन इन हमलों में मिसाइलें और बम शामिल नहीं होंगे। इसमें जर्मनी की खुफिया एजेंसियों को दिए गए नए अधिकार शामिल होंगे। सबसे अच्छा ड्रोन वह है जो कभी उड़ान ना भरे और जर्मनी को धमकी ना दे सके। जर्मन बुंडेस्टाग की संसदीय नियंत्रण समिति के अध्यक्ष मार्क हेनरिचमैन ने घोषणा की, एक महत्वपूर्ण वोट से पहले जो यह तय करेगा कि क्या जर्मनी की कैबिनेट अपनी खुफिया एजेंसियों को नए अधिकार देगी। कुछ घंटे बाद वोट हो चुके थे। कैबिनेट ने नया कानून पास कर दिया था, ठीक वैसे ही जैसे हेनरिचमैन ने कहा था। जर्मनी ने खुद को रूस के खिलाफ पहले से हमला करने की शक्ति देने के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया था, बल्कि हमेशा इंतजार करने और जवाब देने के बजाय जो पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत के बाद से बर्लिन के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध रणनीतियों में अपनाया है। रॉयटर्स उन पहले मीडिया संस्थानों में से था जिसने इस खबर की रिपोर्ट की थी। 12 अगस्त की एक रिपोर्ट में उस मीडिया संस्थान ने खुलासा किया कि जर्मनी की कैबिनेट ने एक बिल पास किया है जिससे देश की खुफिया एजेंसियों को विदेशी दुश्मनों द्वारा योजनाबद्ध ऑपरेशनों को बाधित करने के लिए संचार को हैक करने की शक्ति मिल गई है। इस विवादास्पद कदम से BND और BFE, जो जर्मनी की मुख्य खुफिया एजेंसियां हैं, दोनों को डिजिटल संचार तक कहीं ज्यादा व्यापक पहुंच मिल गई है। साथ ही वे पहले से कहीं ज्यादा डेटा इकट्ठा करने में सक्षम हो गई हैं। और रॉयटर्स के अनुसार हमलों को विफल करने के लिए सक्रिय ऑपरेशन भी अंजाम देने की अनुमति मिल गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि जर्मनी सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं करेगा ताकि वह उसे दिखा सके और कह सके, देखो रूस क्या करने की योजना बना रहा है, क्योंकि सच कहे तो ये सब रूस के बारे में है। इस नए कानून का मतलब ये लगता है कि जर्मनी की खुफिया एजेंसियां सक्रिय रूप से हैकिंग और तोड़फोड़ रोधी अभियान चला सकती हैं ताकि उन योजनाओं को हकीकत में बदलने से रोका जा सके। ये एक क्रांति और जर्मनी के खुफिया एजेंसियों के इस्तेमाल के तरीके में ऐतिहासिक बदलाव है। देश के गृह मंत्री अलेक्जेंडर डोब्रिंट ने वोट के बाद घोषणा की, अब समय आ गया है कि हम खुद को प्रतिस्पर्धी बनाएं और दुनिया भर की हमारी साझेदार एजेंसियों के साथ बराबरी पर खड़े हो। इसके लिए आधुनिक राज्य, आतंकवाद और चरमपंथी समूहों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संचालनात्मक क्षमताएं और सक्रिय शक्तियां चाहिए, डोब्रिंट ने आगे कहा। हालांकि इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इसमें एक पेच है। जैसा कि गार्जियन ने जर्मनी के ताजा फैसले पर अपनी रिपोर्ट में बताया है, ये जर्मन सरकार है जिसने नए मसौदा कानून को अपनी मंजूरी दी है। उस कानून को अभी भी आधिकारिक जर्मन नीति बनने से पहले संसद में पूरी तरह से मतदान से गुजरना होगा। ये एक रोड़ा साबित हो सकता है क्योंकि जर्मनी में इस कदम के लिए समर्थन पूरी तरह से नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम जाने क्यों, ऐसा भी नहीं है कि ये मसौदा कानून अचानक आ गया है। जर्मनी काफी समय से अपनी खुफिया सेवाओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। पैसा पहला समाधान था जिसका सहारा चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने लिया। 2026 के लिए BND का बजट पहले ही बढ़ाकर 1.73 अरब डॉलर कर दिया गया है और मर्ज BND पर AI और चेहरे की पहचान तकनीक के इस्तेमाल से जुड़े प्रतिबंधों को आसान करने के लिए कदम उठा रहे हैं। एक एक करके सुरक्षा उपाय कम किए जा रहे हैं। मसौदा कानून खुद भी कुछ समय से तैयार किया जा रहा है। 17 फरवरी को पोलिटिको ने उन कदमों की रिपोर्ट की थी जो जर्मनी अपनी खुफिया सेवाओं को मजबूत करने के लिए उठा रहा था। आंतरिक दावों के बीच कि इन सेवाओं को कुछ हद तक स्वायत्तता हासिल करनी चाहिए ताकि जर्मनी केवल अमेरिका और अपने यूरोपीय सहयोगियों पर जानकारी के लिए निर्भर न रहे। जैसा कि हेनरिकमान ने उस समय बताया था, हम अमेरिकियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई अमेरिकी राष्ट्रपति, चाहे वह कोई भी हो, भविष्य में यूरोपीय साझेदारों के बिना अपने दम पर चलने का फैसला करता है तो हमें अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम होना चाहिए। तो ये नया कानून सिर्फ पूर्व एहतियाती कदमों को मंजूरी देने के बारे में नहीं है, ये जर्मनी के उन कदमों के बारे में है जो उसे उठाने चाहिए ताकि अगर अमेरिका अपनी खुफिया जानकारी साझा करना बंद कर दे तो उसकी पूरी खुफिया एजेंसी व्यवस्था ध्वस्त न हो जाए। हमारे पास नए कानून की बुनियादी जानकारी है, लेकिन अब तक हमारी समझ के अनुसार इसमें जो नई शक्तियां परिभाषित की गई हैं वे ये हैं। पोलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी की खुफिया एजेंसियों को यह अधिकार होगा कि जैसे ही वे किसी साजिश का पता लगाए, वे कई तरह के कदम उठा सके। ये कदम साजिश के स्तर के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। अपराधियों और उनके समर्थकों को उजागर करना एक तरीका है जिसे ये एजेंसियां अपना सकती हैं। ये विकल्प तब चुना जा सकता है जब साजिश से किसी तरह का नुकसान होने की संभावना कम हो और जर्मनी इसका इस्तेमाल उस योजना के पीछे जो भी हो उसके खिलाफ भू राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर सके।
रूस। अन्य विकल्पों में उन लोगों की संपत्ति को नष्ट करना शामिल हो सकता है जिन्हें साजिश का हिस्सा माना गया है, हमले से पहले बनाए गए विस्फोटकों को नाकाम करना, या यहाँ तक कि हमले की कोशिश के बाद शामिल लोगों को झूठी जानकारी देना भी शामिल हो सकता है, जिससे जर्मनी के विरोधियों की खुफिया एजेंसियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इस सबके लिए एक मुख्य सुरक्षा उपाय यह है कि जर्मनी जो भी प्रतिक्रिया तय करता है वह सीधे उस मूल घटना से जुड़ी होनी चाहिए जिसे वह उजागर करता है, और वह किसी की शारीरिक सुरक्षा या जीवन को खतरे में नहीं डाल सकती। पॉलिटिको जोड़ता है। रॉयटर्स कुछ और विवरण प्रदान करता है, यह जोड़ते हुए कि नया मसौदा कानून नए नियमों का एक सेट प्रस्तावित करता है जो जर्मनी की खुफिया एजेंसियों को राज्य संचालित सॉफ्टवेयर स्थापित करने की अनुमति देगा, जो ऑनलाइन खोजों को ट्रैक करता है और दूर संचार निगरानी को सक्षम बनाता है। नए कानून के तहत कई प्रकार की संस्थाओं को, जिनमें टेलीकॉम कंपनियां, परिवहन ऑपरेटर, वित्तीय मध्यस्थ और डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं, आदेश मिलने पर जानकारी सौंपने के लिए भी कहा जा सकता है। यह सब कुछ जर्मनी की खुफिया एजेंसियों को वो सब करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाएगा जो जर्मनी चाहता है कि वे कर सके। पहले वार करो, जोरदार वार करो और किसी भी विदेशी दुश्मन की योजनाओं को नाकाम कर दो। हालांकि आप ये सब सुन रहे होंगे और शायद आपको लग रहा हो कि ये नया कानून कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। खुफिया एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करना एक बात है, लेकिन उन्हें ऑनलाइन सर्च और टेलीकॉम रिकॉर्ड्स तक लगभग पूरी छूट देना निजता का उल्लंघन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यह बहुत आगे बढ़ा हुआ कदम माना जा सकता है। अगर आपकी भी यही राय है तो आप अकेले नहीं हैं। हमने बताया था कि जर्मनी के नए मसौदा कानून को अभी भी संसद में पूर्ण मतदान से गुजरना है और यह एक बाधा हो सकती है। इसकी वजह यह है कि इस खास कानून के लिए समर्थन सर्वसम्मति से नहीं है। DW बताता है कि जर्मनी की सोसाइटी फॉर सिविल राइट्स इस मसौदा कानून के कई पहलुओं को असंवैधानिक मानती है, खासकर जब बात आती है उन व्यापक निगरानी शक्तियों की जो जर्मनी की खुफिया एजेंसियों को मिलने वाली है। विशेष रूप से इन एजेंसियों को सार्वजनिक और निजी वीडियो निगरानी तक रियल टाइम में पहुंच देना एक समस्या है, ऐसा संस्था के विशेषज्ञ काई डीटमैन का कहना है। ऐसी व्यापक दखलंदाजी के लिए कोई पर्याप्त और स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाएं नहीं है जो सबसे ज्यादा अनगिनत निर्दोष लोगों को प्रभावित करती हैं, डीटमैन इस कानून के बारे में कहते हैं। इसके साथ ही वे यह भी जोड़ते हैं कि जर्मनी की सुरक्षा एजेंसियों को साइबर ऑपरेशन और पहचाने गए खतरों के खिलाफ सक्रिय अभियान चलाने की अनुमति देना खुफिया एजेंसियों, पुलिस और सेना के बीच संवैधानिक सीमाओं को धुंधला कर देता है। क्लारा ब्यूनर भी यही बात कहती है, जो लेफ्ट पार्टी की घरेलू नीति विशेषज्ञ है, और यह पार्टी मर्ज के गठबंधन के विपक्ष में है। क्योंकि अब खुफिया एजेंसियों को कई मामलों में प्रभावित लोगों को सूचित करना जरूरी नहीं रहेगा, प्रभावी कानूनी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रह जाएगी। वह कहती है, इस कानून के जरिए जर्मनी की खुफिया एजेंसियों को बिना रोक टोक के काम करने देने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंताएं हैं। पॉलिटिको बताता है कि आमतौर पर जर्मनी के जासूसों पर आक्रामक सूचना एकत्र करने के अभियानों में सीमाएं रही हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जर्मनी पर कई प्रतिबंध लगाए थे। ये प्रतिबंध इसलिए लगाए गए थे ताकि नाजी शासन के विशाल जासूसी नेटवर्क द्वारा किए गए दुरुपयोगों की पुनरावृत्ति न हो सके। जर्मनी और देश के बाहर कुछ लोगों के लिए यह नया कानून उन प्रतिबंधों से दूर एक खतरनाक कदम होगा जिन्होंने पिछले 60 से अधिक वर्षों से जर्मनी के जासूसों को नियंत्रण में रखा है। इस दावे के खिलाफ तर्क यह है कि अब 1940 का दशक नहीं है, जर्मनी अब वो देश नहीं है जो नाजियों के समय था, और ये तर्क दिया जा सकता है कि अब यूरोप को नाजी आतंक जैसी ही एक और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये खतरा पुतिन और उनके साम्राज्यवादी रूस से आ रहा है। यही तर्क हेनरिक मान ने मतदान से पहले दिया था। उन्होंने जर्मनी के वेल्ट टीवी से कहा था, हमें सच में अपनी सुरक्षा एजेंसियों को इस काबिल बनाना होगा कि हम रूस में हमलावर ड्रोन या उसे बनाने वाली फैक्ट्री को पंगु बना सके और बंद कर सके, इससे पहले कि वह जर्मन हवाई अड्डे या जर्मनी में लोगों के जीवन और सुरक्षा के खिलाफ इस्तेमाल हो। फिर भी अभी भी कई बाधाएं पार करनी बाकी है। क्या मसौदा कानून इन बाधाओं को पार कर पाएगा? ऐसा होना काफी संभव लगता है। मर्केल की गठबंधन पार्टी, जिसमें क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, क्रिश्चियन सोशल यूनियन और सोशल डेमोक्रेट पार्टी शामिल हैं, जर्मनी की संसद में बहुमत रखती है। जब वह संसद सितंबर की शुरुआत में अपने अवकाश से लौटेगी तो इन तीनों पार्टियों के अपने सामूहिक वोट से विपक्ष के बावजूद इस बिल को पारित कराने की उम्मीद है। DW यहाँ तक कहता है कि इस अगले मतदान को केवल एक औपचारिकता माना जा रहा है। अगर ऐसा है तो हम कुछ हद तक निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि जर्मनी के जासूस जल्द ही कई नई शक्तियां हासिल करने वाले हैं। हालांकि सवाल यह है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? हम आपको बिल्कुल सही वजह बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये है मिलिट्री शो और यहाँ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया 1 सेकंड निकालकर बटन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप कभी भी कोई वीडियो मिस न करें। तो हम जर्मनी द्वारा अपने जासूसों को दी जा रही नई शक्तियों को प्रीएम्प्टिव कह रहे हैं। ये बात सही है कि ये शक्तियां जासूसों को चल रही योजनाओं से निपटने में क्या करने की अनुमति देती है। हालांकि हम यह भी कह सकते हैं कि रूस के साथ अपने व्यापक संघर्ष और उस देश के लगातार होते हाइब्रिड हमलों के संदर्भ में जर्मनी का नया कानून प्रीएम्प्टिव से काफी दूर है।
हम लीप्जिग एयरपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। 4 अगस्त की देर रात एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन को उस एयरपोर्ट पर मंडराते हुए पाया गया और उसे विमानों के बीच उड़ते हुए देखा गया था। इस खोज के कारण एक रनवे को लॉकडाउन करना पड़ा क्योंकि जर्मनी ने ड्रोन को संभालने के लिए एक बम निष्क्रिय करने वाला रोबोट भेजा। फिर कहानी में एक और मोड़ आया। रूसी ड्रोन किसी आम विमान के बीच नहीं उड़ रहा था, वे यूक्रेनी एंटोनो कार्गो विमान थे। इसका मतलब साफ था, एक रूसी ड्रोन मिला था और ऐसा लग रहा था कि वह टारमैक पर किसी यूक्रेनी विमान को नष्ट करने के लिए घात लगाए बैठा था। कम से कम उसे रनवे के पास जर्मनी के लिए एक खतरे के रूप में रखा गया था। इस बार ड्रोन ने कुछ नहीं किया। अगली बार खैर, हमने अभी साबित कर दिया है कि हम आपके हवाई अड्डे में ड्रोन पहुंचा सकते हैं। गृह मंत्री डोब्रिंट ने इस घटना के बाद खतरे के एक नए स्तर की चेतावनी दी। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि इसके पीछे रूस है, बल्कि उन्होंने दावा किया कि इस घटना में विदेशी शक्तियों का हाथ हो सकता है। हर कोई जानता था कि उनका मतलब क्या था और 10 अगस्त को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पुष्टि की कि उनका मानना है कि लीप्जिग में ड्रोन घटना के पीछे रूस था। जर्मन आउटलेट बिल्ड ने भी दावा किया कि घटना की जांच कर रहे अधिकारियों को घटनास्थल पर डीएनए के निशान मिले, जो जुलाई 2024 में डीएचएल के जरिए उसी हवाई अड्डे पर भेजे गए एक आगजनी बम से लिए गए सैंपल से मेल खाते थे। ऐसा लगता है कि इसकी स्वतंत्र रूप से अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह तथ्य कि यह आगजनी की कोशिश वास्तव में हुई थी और हाल ही में ड्रोन घटना के साथ साथ यह एक बड़ा संकेत देता है कि जर्मनी अपनी खुफिया एजेंसियों को नए अधिकार क्यों दे रहा है। रूस का जर्मनी के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध तेज हो रहा है। डोब्रिंट ने भी यही बात कही है। उन्होंने जोर देकर कहा, हम युद्ध में नहीं हैं, लेकिन हम हर दिन हाइब्रिड युद्ध के निशाने पर हैं। जासूसी, तोड़फोड़, साइबर हमले या विदेशी शक्तियों द्वारा गुप्त ऑपरेशन जिनका उद्देश्य जर्मनी को अस्थिर करना या सीधा नुकसान पहुंचाना है, ये सब एक स्थायी हकीकत है, वह गलत नहीं है। हालांकि लाइप्जिग हवाई अड्डे पर हुई दोनों घटनाएं सबसे प्रमुख घटनाओं में से हो सकती है, लेकिन जर्मनी को कई हाइब्रिड युद्ध की घटनाओं से निपटना पड़ा है। इन घटनाओं की संख्या और पैमाना रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से संयोगवश नहीं बल्कि जानबूझकर बढ़ा है और जर्मनी ने उस देश का समर्थन किया है जिसे पुतिन दबाना चाहते हैं। ये बात देश की घरेलू खुफिया एजेंसी की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार है। बेशक उस एजेंसी की अपनी एक निश्चित पक्षपातिता है, क्योंकि उस समय वह नई शक्तियों के लिए अभियान चला रही थी। हालांकि ये दावा निराधार नहीं है, आंकड़े इसका समर्थन करते हैं। फरवरी 2026 की एक रिपोर्ट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर काउंटर टेररिज्म ने यूरोपीय देशों के खिलाफ की गई हाइब्रिड युद्ध की बड़ी संख्या में घटनाओं की जांच की। इसमें कहा गया कि सिर्फ 2025 में ही जर्मनी ने तोड़फोड़ के 320 प्रयास दर्ज किए। हालांकि वह हमेशा यह पता नहीं लगा सका कि इन तोड़फोड़ की कोशिशों के पीछे कौन था, संभवतः इसलिए क्योंकि उसकी खुफिया एजेंसियों को गहराई से जांच करने से पहले ही रोक दिया गया था। फिर भी एक साल में 320 का आंकड़ा डॉब्रिन द्वारा बताए गए रोजाना के खतरे के बहुत करीब है और ये संख्या सिर्फ तोड़फोड़ की घटनाओं को ही कवर करती है। साइबर हमले, ड्रोन घुसपैठ और हाइब्रिड युद्ध के अन्य रूप भी है जो रोजाना हमलों के दावे को आसानी से विश्वसनीय बना देते हैं। असल में अगर हम साइबर हमलों को भी इसमें शामिल कर ले तो रोजाना का अनुमान बहुत कम है। प्रति घंटा कहना ज्यादा सही होगा और हर कुछ मिनट में कहना और भी ज्यादा सटीक होगा। 12 मई की एक रिपोर्ट में यूरो न्यूज ने खुलासा किया कि जर्मनी ने 2025 में साइबर अपराध के 3,34,000 मामले दर्ज किए, जिनमें से 2/3 या तो विदेश से आए होने की पुष्टि हुई या फिर अज्ञात स्थानों से किए गए थे। डोब्रिंट ने बताया कि इनमें से कई हमले रूस से आए थे, जैसा कि उन्होंने एक बार फिर उस नए कानून की मांग की जिसे जर्मनी अब पारित करने के कगार पर है। कुल मिलाकर यूरो न्यूज का कहना है कि इन साइबर हमलों ने सिर्फ 2025 में ही लगभग 230 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। ये आंकड़े उस हाइब्रिड खतरे की असली तस्वीर दिखाते हैं जिसका सामना जर्मनी अब कर रहा है और ये खतरा इतना बड़ा है कि रॉयटर्स ने जुलाई में रिपोर्ट किया था कि देश के गृह मंत्रालय ने जर्मनी की सुरक्षा स्थिति को अमूर्त खतरे के स्तर से बढ़ाकर उच्च खतरे के स्तर पर कर दिया है। व्यवहार में इस अपग्रेड का मतलब है कि जर्मनी को हर समय हमले के खतरे का सामना करना पड़ सकता है और इन हमलों की योजनाएं अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, डोब्रिंट का दावा है। यहाँ हम जर्मनी के नए कानून के लिए उसकी असली वजह देखते हैं। दशकों से उसकी खुफिया एजेंसियां बाधित रही हैं, जिससे उन्हें अपनी अधिकांश जानकारी के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ा है। स्पष्ट है, यह तरीका जर्मनी की जरूरत के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होता तो देश एक ही साल में 300 से ज्यादा तोड़फोड़ की घटनाएं और लाखों साइबर हमले दर्ज नहीं कर रहा होता और निश्चित ही उसने बाद वाले के कारण 230 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान खुशी खुशी नहीं झेला होता। जर्मनी न सिर्फ यह सब होने से रोकना चाहता है बल्कि अपराधियों को सक्रिय रूप से सजा भी देना चाहता है। इस तरह यह संदेश जाता है कि अब जर्मनी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन बात इससे कहीं गहरी है। जब जर्मनी अपने यहाँ दर्ज हो रहे हाइब्रिड युद्ध के बढ़ते मामलों को देखता है तो वह सिर्फ रूस की डराने धमकाने या मनाने की कोशिश नहीं देखता। जर्मनी इसमें बढ़ती हुई गंभीरता देखता है और यह गंभीरता रूस को ले जा रही है जर्मनी और शायद पूरे यूरोप को भी उस रास्ते पर ले जाया जा रहा है जो यूक्रेन में चल रहे युद्ध से कहीं ज्यादा बड़ा युद्ध हो सकता है।
2026 की शुरुआत में जर्मनी कुछ ऐसा ही कह रहा था। जनवरी में यूनाइटेड 24 मीडिया द्वारा कवर की गई एक लीक रिपोर्ट जिसे जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने तैयार किया था, इसमें उल्लेख किया गया था कि बर्लिन को उम्मीद है कि यूरोप में नाटो के मुख्य लॉजिस्टिक हब की भूमिका के कारण वह रूसी हाइब्रिड युद्ध के पहले बड़े निशानों में से एक बनेगा। इसके अलावा ये बढ़ती हुई हाइब्रिड युद्ध रणनीति भविष्य में किसी सैन्य टकराव की तैयारी के रूप में भी काम आ सकती है। दस्तावेज में कहा गया है कि नेटो के पूर्वी मोर्चे पर रूसी हमले के बाद जर्मनी को सशस्त्र ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइल हमले और यहाँ तक कि स्पेशल फोर्सेज के हमलों का भी सामना करना पड़ सकता है। सारांश में कहे तो जर्मनी को अब पहले से कहीं ज्यादा यकीन है कि युद्ध आने वाला है और वो युद्ध पुतिन शुरू करने वाले हैं, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन में हुआ था। जून तक आते आते भी जर्मनी की सैन्य कमान से चेतावनियां आती रही। देश के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल क्रिश्चियन फ्राइडनथालर पहले ही दावा कर चुके हैं कि नाटो के सभी 32 सदस्य इस बात से सहमत है कि रूस के पास इस दशक के अंत तक नाटो की जमीन पर बड़ा हमला करने की क्षमता हो सकती है। इससे जर्मनी और उसके सहयोगियों को 2029 तक की समय सीमा मिलती है कि वे ऐसे हमले के लिए तैयार हो जाए और शुरुआती चरणों में रूस को रोकने के लिए खुफिया एजेंसियों को अधिक अधिकार देना मददगार होगा। कुछ महीने बाद जर्मनी के एक और प्रमुख सैन्य अधिकारी जनरल कार्स्टन ब्रेयर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि रूस ने यूरोपीय वायु रक्षा की जांच करने और नाटो की प्रतिक्रिया को परखने के लिए व्यवस्थित रूप से ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ब्रेयर ने घोषणा की कि ग्रे जोन अभियान को और तेज किया जा रहा है और लाइप्जिग हवाई अड्डे पर जो हुआ वह इसका एक बेहतरीन उदाहरण था। जर्मन जनरल ने आगे कहा कि रूस अपने परीक्षणों का इस्तेमाल भविष्य के संघर्ष के लिए अपनी रणनीति को निखारने के लिए कर रहा है। बर्लिन के शीर्ष सैन्य दिमाग इसे और ज्यादा स्पष्ट नहीं कर सकते थे, चाहे वे इसका खुलेआम ऐलान भी करें। उनका मानना है कि युद्ध आ रहा है और रूस की हाइब्रिड रणनीति तो बस शुरुआत है। जर्मनी को समय आने पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा और अपने क्षेत्र में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उससे निपटना एक महत्वपूर्ण कदम है। फिर से बात वहीं आकर रुकती है जो हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था, सिर्फ प्रतिक्रिया देना अब काफी नहीं है, ना ही सिर्फ नाटो की प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर रहना काफी है। जर्मनी के लिए एक पहले से कार्रवाई करने वाली रणनीति जरूरी है ताकि रूस को दिखाया जा सके कि वह यूं ही तनाव नहीं बढ़ा सकता और बिना किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं कर सकता। अगर जर्मनी की संसद इस कानून को पास कर देती है तो यह 2027 में किसी समय लागू हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि पुतिन कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, क्या वो पीछे हटेंगे या और ज्यादा तनाव बढ़ाएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यह अब और भी साफ होता जा रहा है कि रूस ने नाटो के भालू को इतनी बार छेड़ा है कि अब वह भालू जाग चुका है और काटने के लिए तैयार है। केवल जर्मनी ही बड़े बदलाव नहीं कर रहा है, पोलैंड भी एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है जो क्रेमलिन को उसकी जड़ तक हिला देगा। वह कदम क्या है आप हमारा वीडियो देखकर जान सकते हैं। लेकिन जाने से पहले हमें उम्मीद है कि आपको जर्मनी के नए जासूसी कानूनों का यह विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब क्यों न करें। हम हर दिन ऐसे वीडियो प्रकाशित करते हैं और देखने के लिए धन्यवाद।